मंजिलें पाने का कोई सही वक्त नहीं होता। आज से काम शुरू करो, सच्ची लगन से मेहनत करो, मंजिल तुम्हारे कदमों में होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो यानी जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। और जनमत में आज भी बड़े अहम मुद्दे आपके लिए लेकर आए, लेकिन आज आपके लिए फ्लोर ग्राफिक्स नहीं। आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहली खबर का, जो कि हमारे साथ कुंभ से जो खबर आई है। जो वो खबर, पहली खबर जो है, वहां पर योगी बाबाओं की, साधु बाबाओं की जो तपस्या, जो साधना की तस्वीर है, हम आपको वो दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे महाकुंभ से आई एक ऐसी तस्वीर की, जहां पर जो हमारे योगी बाबा आप कह लीजिए, नागा साधु आप उनको कह लीजिए, नागा बाबा आप उनको कह लीजिए, उनकी असीम शक्ति के दृश्य की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, उनकी छवि हम आपको दिखाएंगे कुछ ही पलों में, ताकि आप समझें कि भाई कैसे कैसे अद्भुत दृश्य वहां से आ रहे हैं। आज का दिन बहुत अहम है। महाकुंभ में आपको बता दूं, आज 77 देशों से 118 खास अतिथि जो हैं वो भी पहुंचे हैं, और इन अतिथियों में राजदूत, राजनयिक और उनकी फैमिलियां भी शामिल हैं। भारत सरकार के निमंत्रण पर यह प्रतिनिधिमंडल महाकुंभ पहुंचे हैं, और इस प्रतिनिधिमंडल में दक्षिण अमेरिका, रूस, यूक्रेन, अफ्रीका, जर्मनी, इटली, मेक्सिको और जापान समेत कई देशों के राजनयिक हैं। लेकिन एक तस्वीर ये भी है, मैं प्रोडक्शन से पूछूंगा अगर वो तस्वीर तैयार है तो वो भी आपको दिखाएंगे, जहां पर एक नागा साधु के द्वारा एक कार को खींचा जा रहा है। वो भी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज का दिन अहम कई मायनों से था। कई मायनों में उसमें एक मायना ये था कि आज विदेशियों ने भारत की ताकत देखी है, डेलीगेट्स ने भारत की ताकत देखी है। उन्होंने देखा है भारत की इस कुंभ की शक्ति को पहचानने का उन्होंने भी प्रयास किया है, क्योंकि 2019 के कुंभ में भी सरकार द्वारा 73 देशों के राजनयिकों को बुलाया गया था, और इन विदेशी अतिथियों में से एक बोलिविया के क्रिश्चियन वेलियर के मीडिया से उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि वे विदेश मंत्रालय के बुलावे पर भारत आए हैं। करीब 1.5 साल पहले दीपावली में उन्हें भारत आने का मौका मिला था। उन्होंने कहा कि भारतीय त्योहार बहुत ही अद्भुत हैं और एक बार फिर भारत आकर वो काफी खुश हैं। और क्रिश्चियन वेलियर ने कहा कि 144 साल बाद हो रहे महाकुंभ में शामिल होने से बड़े गर्व की बात है। ये मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि मेरे बेटे भी ऐसा ही कार्यक्रम नहीं देख पाएंगे जो 144 वर्षों में एक बार होता है भारत में। जापान के राजदूत केइची ओनो ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि राज्य और केंद्र सरकार ने विदेशी राजनयिकों के लिए इस यात्रा की व्यवस्था की है। इस साल का महाकुंभ कई मायनों में काफी खास है। हम हिंदू संस्कृति को समझने के लिए यहां आए हैं। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। 13 जनवरी से अब तक 32 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है वो संगम की डुबकी लगा चुके हैं। तो यूपी सरकार ने कुंभ की ग्लोबल ब्रांडिंग की है, और आपको बता दें कि 77 देशों से 118 राजनयिक यहां पर पहुंचे हैं। कहां पहुंचे हैं? प्रयागराज में पहुंचे हैं, जहां त्रिवेणी घाट में आस्था की डुबकी लगाई गई है, और राजदूतों ने खुद को यहां पर सौभाग्यशाली बताया। चलिए आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे, और हमारे रिपोर्टर की एक स्पेशल रिपोर्ट भी, अगर वो तैयार है तो हम आपको वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। इस वक्त मैं प्रयागराज के पुलिस लाइन में, जैसा कि आप जानते हैं कि आज यहाँ खुद सीएम आदित्य योगीनाथ जी यहाँ पर आ चुके थे। इस वक्त प्रयागराज में उन्होंने समीक्षा बैठक भी की। जो आगे का स्नान है, 3 तारीख बसंत पंचमी का स्नान है, उसको लेकर समीक्षा बैठक की। और सबसे बड़ी बात है, आज जो 71 देशों के डेलीगेट्स भी आए थे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ डेलीगेट्स भी आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर 71 देशों के डेलीगेट्स भी आए, आप देख सकते हैं जगह जगह से डेलीगेट्स आए हैं, और उनका स्वागत भी किया गया है, मालों से स्वागत किया गया है, जिस तरह देख रहे हैं आप। और यहाँ पे लगातार मैं आप देख सकते हैं हर जगह डेलीगेट्स वगैरह आए हैं। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। Great. I did dip myself. Was a very impressive experience. Thank you. We went to Hanuman temple now. Yes, was very special. In my culture, we don't have this bathing experience anymore. So for me, it was very interesting to see this. From where are you coming? From Belgium, Embassy of Belgium. We are from Colombia, and we are so glad to be invited to this very special event. So spiritual, so beautiful. They have been taking care of us very, very, very well, and we are so happy to be here. बहुत अच्छा लगा है। तो अब 144 साल के बाद आया है, हमारे लिए तो बहुत भाग्य का। बहुत ही साफ था, हमको बहुत
अच्छा लगा। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ लोग लगातार चले आ रहे हैं, हर देशों से चले आ रहे हैं, और आप जैसे लगातार यहाँ हुजूम है जो 71 देशों के डेलीगेट्स आए थे, हम उनको देख सकते हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं और गले सर पे तिलक लगाए हैं, माला लगाए पहने। सर, फ्रॉम वेयर आर कमिंग? From Slovakia. Sir, how you like the Oh, it's fantastic, excellent, and congratulations to you, to people of India, and to government of Uttar Pradesh. तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने थैंकफुल भी किया यहाँ पे जो भी हमारे बीच से यहाँ पे डेलीगेट्स वगैरह आए थे जो कि बाहर से आए थे, उन्होंने उनको थैंकफुल भी किया। और भी हमारे साथ और भी लगातार लोग चलते चलते चले आ रहे हैं। मैं तो कैमरा में दिखाना चाहता हूँ कि लोग हर जगह से जो 71 देश के डेलीगेट्स वगैरह आए थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए ये पूरी कार्य योजना बनाई है। 13 जनवरी से आयोजन प्रारंभ हुआ था। आज तक 35 करोड़ लोगों ने यहां पर पवित्र स्नान करके इस पूरे आयोजन के साथ सहभागी बने हैं। आप अनुमान करिए कि दुनिया के अंदर इतनी बड़ी आबादी एक स्थान पर एक टेम्परेरी सिटी में आकर के और इस आयोजन में भागीदार बने। अगले 26 दिनों तक भी आयोजन, अभी 25 अन्य दिनों तक ये आयोजन चलेगा। ये है हमारे प्रयागराज का महाकुंभ। ये कुंभ नहीं, यहाँ भी आस्था की डुबकी लगाने लोग आ रहे हैं, सनातन धर्म आ रहे हैं, और ये जो हमारे बीच में फॉरेनर्स आए हैं, जो डेलीगेट्स आए हैं, वो हमारे कल्चर को समझना चाह रहे हैं, हमारे कल्चर की बहुत तारीफ कर रहे हैं, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है बहुत तारीफ कर रहे हैं। इन्होंने अखाड़े में भी दर्शन किया, सनातन जो वहाँ के संत है उनसे मिला। तो ये है हमारे प्रयागराज की खूबी, जो महाकुंभ की खूबी। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पवन उपाध्याय, सुदर्शन न्यूज चैनल, प्रयागराज। इस वक्त मैं प्रयागराज के पुलिस लाइन में चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो शुरुआत में मैंने आपसे बात कही थी वो थोड़ा सा आपके लिए ये मैटर स्टोरी नंबर 2 में हमने रखा था। कुंभ की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई, विदेशियों ने कैसे भारत का जो उस ताकत को, शक्ति को माना। महाकुंभ में जो आध्यात्मिक शक्ति का जो संचार हो रहा है उसको हर किसी ने माना है। और एक तरीके से मुझे लगता है कि भाई जो हिंदू राष्ट्र की बात हम करते हैं, अखंड भारत की हम जो बात करते हैं, तो इंस्पिरेशन ये देखिए यहीं से सीखते हुए विदेशी नागरिक भी सीख रहे हैं। और डेलीगेट्स तो इस बात को मान ही रहे हैं कि भाई इतना बड़ा, इतना भव्य, इतना दिव्य ये महाकुंभ का आयोजन, और 144 साल बाद ये योग जो बना है, ये मौका फिर तो आएगा किसी के लिए तो अगले जन्म ही आएगा। एक और खूबसूरत तस्वीर, एक शानदार तस्वीर है, और वो है हमारे नागा साधुओं की। देखिए हमारे नागा साधु जो है ना, वो अपने तप और हठ के लिए जाने जाते हैं। इसके चलते वो आम जनता के लिए जो असंभव या असाधारण है उसे बड़ी सरलता से कर डालते हैं। ऐसी एक तस्वीर अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ ही पलों में, जहां पर एक साधु ने अपनी लिंग और जटा से, सोचिए लिंग और जटा से एक गाड़ी को खींचा है। तस्वीर में चाहूंगा वो दिखाने का प्रयास हम करें। बता दें कि जिस गाड़ी को नागा साधु ने खींचा है उसमें पहले से ही 4 लोग मौजूद थे। वो 4 लोग उसमें मौजूद थे। इस हैरत अंगेज कारनामे को करने वाले नागा साधु का नाम है सुमेरु जी महाराज। ये सुमेरु जी महाराज जी के द्वारा, उनके लिंग के द्वारा ये खींचा गया है। और इस तस्वीर को तो हम दिखा रहे हैं, रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आप सोचिए ऐसा नहीं है कि पीड़ा नहीं होती होगी, लेकिन हमारे साधु बाबा जो नागा बाबा जो है, नागा साधु जो हैं, अपने हठ के लिए जाने जाते हैं। अगर एक नागा साधु ने ये बोल दिया कि मैं ये करूंगा तो वो करके रहेंगे। आपने देखा होगा कोई अपना हाथ उठा के अगर खड़ा है तो वो हाथ उसने आजीवन हाथ को खड़े ही रखा था हमेशा की तरह। और अब आप ये तस्वीर भी देखिए। चलिए मैंने आपको थोड़ा सा खबर को विस्तार मैंने हल्का सा बताया, अब ये पूरी खबर को आप अच्छे से देखिए। हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट हरेराम मिश्रा की महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग से। शक्ति होती है, ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सनातन की शक्ति, अध्यात्म की शक्ति आपको साफ देखने को मिलेगी। आप ये देखिए हमारे सुमेरु गिरु जी महाराज हैं जो अपने लिंग से 4 पहिया वाहन को खींच रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें छोटे नागा साधु भी बैठे हैं और इसमें पूरी सवारी है। 3 महात्मा भी इस पूरी 4 पहिया वाहन में यहाँ बैठे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि कितनी शक्ति हठ योग में है। हमारे नागा साधु जूनागढ़ के साधु हैं सुमेरु गिरी महाराज जी, वो अपने लिंग के जरिए ये 4 पहिया वाहन जो है खींच रहे हैं। आप देखिए इनकी शक्ति, इनकी
हठ योग के माध्यम से महाराज जी लगातार आप देख सकते किस तरीके से इस चक्कर प्लेट पर बाकायदे इस 4 पहिया वाहन को खींच रहे हैं। आपने महाराज जी को लिंग के जरिए 4 पहिया वाहन को खींचते हुए देखा। अब महाराज जी अपनी जटाओं से आप देख सकते हैं कि ये 4 फीट लंबी जो जटा है इसके माध्यम से इस 4 पहिया वाहन को खींचेंगे। पुरातन काल से ही नागा साधुओं की शक्ति का बखान हमारे सनातन ग्रंथों में देखने को मिला है। आप उनकी शक्ति को अपनी आंखों से देख सकते हैं कि वो बड़े बड़े युद्ध और विधर्मियों के आक्रमण को किस तरह विफल करते थे। उनका हठ ही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुंभ से जुड़ी एक और कहानी आपको बता दें कि भाई आज और कल का दिन थोड़ा व्यस्त था, बजट की बात थी, बजट की खबर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ये खबर आपसे ना छूट जाए, ये खबर भी मैं आपको बता देता हूं। हाल ही में ममता कुलकर्णी, याद होगा आपको, संन्यास दीक्षा ग्रहण कर किन्नर अखाड़े में शामिल हुई थी। उन्हें महाकुंभ में महामंडलेश्वर की उपाधि भी दी गई थी, लेकिन जैसे ही उनकी किन्नर अखाड़े में एंट्री हुई, विवादों का दौर शुरू हो गया। हर गुजरते समय के साथ बढ़ता विवाद ममता कुलकर्णी के लिए मुसीबत बनता चला गया। ममता कुलकर्णी को लेकर किन्नर अखाड़े में ही मतभेद था, जिसके चलते किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास जी ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया। ममता को यह पदवी देने वाली आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को भी अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसको इतना मीडिया अटेंशन मिला था, लेकिन मुख्य तौर पर मेन व्यक्ति के द्वारा इन सबको दोनों को हटा दिया गया है। ममता कुलकर्णी पर किन्नर अखाड़े ने एक बयान जारी किया। इस बयान में ममता कुलकर्णी के ऊपर एक्शन की वजह बताई गई है। किन्नर अखाड़े को तकलीफ इस बात से थी कि ममता कुलकर्णी को डायरेक्ट महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी। ये ठीक नहीं था। ममता कुलकर्णी को पहले वैराग्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, उन्हें सन्यासी बनना चाहिए था, तब जाकर अगर उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती तो शायद दिक्कतें नहीं होती। पहले ही दिन सबसे ऊंची पदवी पर नहीं बिठाया जाता। इसका जिक्र खुद उस बयान में किया गया है जो किन्नर अखाड़े ने जारी किया है। उनके ऊपर देशद्रोह के आरोप रहे हैं और अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन के आरोप रहे हैं। ममता कुलकर्णी फिल्मी दुनिया से रही हैं। फिल्मी दुनिया से होना बड़ी वजह नहीं थी, उनका फिल्मों में बोल्ड अवतार ही असल वजह है। उन्होंने 90 के दशक में टॉलेस्ट फोटो शूट कराए थे। किन्नर अखाड़े के कई लोगों को आपत्ति इसी बात से भी थी। अखाड़ों का नियम है कि जो व्यक्ति महामंडलेश्वर बनता है उसे सन्यासी होना चाहिए और उसका मुंडन होना चाहिए। सन्यास बिना मुंडन संस्कार के मान्य नहीं होता। ममता कुलकर्णी ना तो सन्यासी थी और ना ही उनका मुंडन संस्कार हुआ था। किन्नर अखाड़े के नियम के मुताबिक अखाड़े के सन्यासियों को वैजंती माला गले में पहननी होती है, मगर ममता कुलकर्णी ने रुद्राक्ष की माला पहनी थी। ममता कुलकर्णी की महामंडलेश्वर वाली पदवी किन्नर अखाड़े के नियमों के अनुरूप नहीं थी, इसलिए इनको वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो है उनको भी हटा दिया गया। चलिए, यह खबर भी मैंने आपको बताई, विस्तार से समझाई और इस खबर से आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का भी अब रुख करेंगे जो कि एक महत्वपूर्ण खबर है। आइए एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भारतीय इतिहास के पन्नों में वीरता शौर्य की अनेक गाथाएं छिपी हैं। उसी में से एक बड़ी कहानी, भारतीय इतिहास के पन्नों में वीरता शौर्य की अनेक गाथाएं छिपी है। ऐसी ही कहानी छावा यानी छत्रपति संभाजी महाराज की है। मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे संभाजी महाराज। वो छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही वीर और साहसी योद्धा थे। पिता शिवाजी महाराज के बाद उन्होंने ही मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। साथ ही मुगल शासक औरंगजेब, क्रूर औरंगजेब से भी लंबे समय तक युद्ध किया, अपने लोगों की रक्षा की। पूरे जीवन काल में लड़े 120 युद्ध। संभाजी महाराज ने बचपन में ही अपनी माताजी को खो दिया था। ऐसे में उनकी परवरिश उनकी दादी जी जीजाबाई जी ने की थी। वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही वीर बने, उनके तरह ही युद्ध कला में वो निपुण थे। मुगल शासक औरंगजेब से संभाजी महाराज ने कई युद्ध लड़े।
जिनमें कभी भी औरंगजेब जीत नहीं पाया। ऐसा कहा जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज ने लगभग 120 से अधिक युद्ध लड़े और जीते। मुगलों के अलावा उन्होंने अंग्रेजों और पुर्तगालियों से भी युद्ध किया। 70 साल का औरंगजेब जीवन भर 32 साल के छत्रपति संभाजी महाराज को युद्ध में हराने का सपना देखता रहा, लेकिन उसका यह सपना कभी पूरा नहीं हुआ। अपनों के कारण संभाजी महाराज कैसे हारे, आपको बता दें कि औरंगजेब को कभी छत्रपति संभाजी महाराज को जो हरा तो नहीं पाया, लेकिन उनके अपने ही उनकी हार का कारण बने। भीतर घात के कारण छत्रपति संभाजी महाराज को मुगल शासक के सिपाहियों ने पकड़ लिया था। इस साजिश में छत्रपति संभाजी महाराज के कुछ करीबी लोगों ने ही मुगलों का साथ दिया। आखिर में छत्रपति संभाजी महाराज को कैद कर लिया गया और औरंगजेब उनसे माफी मंगवाना चाहता था, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने ऐसा नहीं किया। जब औरंगजेब ने मांगा संभाजी जैसा बेटा, आपको ये भी कहानी बताता हूं, सारी डिटेल में आप जानिए जनमत में सुपर प्राइम टाइम शो में आपको हर खबर की एनालिसिस भी बताते हैं। यह मुद्दा सबसे बड़ा आज का। देखिए, मुगलों की कैद में छत्रपति संभाजी महाराज पर बहुत अत्याचार किए गए थे, आप सोच भी नहीं सकते। संभाजी की आंखें तक निकाल ली गई थीं, शरीर के टुकड़े कर दिए गए, आखिर में उनकी मृत्यु हो गई। वो वीर गति को प्राप्त हुए, वो बलिदानी हो गए। छत्रपति संभाजी महाराज की मौत से मराठा साम्राज्य हिल गया। वहीं औरंगजेब को भी उनकी मौत पर अफसोस हुआ, ये कहा जाता है कि औरंगजेब भी छत्रपति संभाजी महाराज जैसा ही बेटा चाहता था, लेकिन गलत काम करने वालों के घर पर ऐसे अच्छी औलादें पैदा नहीं होती। इस तरह दुश्मन भी छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता का कायल था। इतिहास में भी छत्रपति संभाजी महाराज हमेशा से, देखिए, उनसे बड़ा कोई बलिदानी नहीं, उनसे बड़ा शायद कोई वीर नहीं। और ऐसी दास्तान, ऐसी कहानियां आपको पढ़नी चाहिए और आपको अपने बच्चों को भी बतानी चाहिए। और इस पर एक आपको बता दें, एक मूवी भी जल्द आ रही है, उसके बारे में भी आपको विस्तार से हम बताएंगे। लेकिन ये खबर बहुत महत्वपूर्ण थी। वो मूवी जो है उसका नाम है छावा, और उसको भी आपको जरूर देखना चाहिए और ऐसे वीर योद्धाओं को जानना चाहिए। ऐसे हमारे वीर जो पूर्वज थे उनके बारे में आपको सीखना चाहिए। जो गलत इतिहास आपको पढ़ाया जाता है ना, जो इतना अच्छा इतिहास हमारा काट पीट के आपको परोसा जो गलत इतिहास जाता है, उससे खुद को बचाइए। अपने आने वाली पीढ़ियों को भी थोड़ा ज्ञान दीजिए कि सत्य जो है, सत्य का जो इतिहास है उसको जानने का हर कोई प्रयास करे, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो उतनी ही वीर हों, उतनी ही बहादुर हों जितने कि हमारे पूर्वज थे। और हम बहादुर ही थे हमेशा से, और आज भी हैं, आने वाली पीढ़ियां भी होंगी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि नागपुर में निकाह के दौरान कैसे गौ माता को काटा गया। छोटे ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। देश में जिहादियों का आतंक कितना चरम पर है, ये सुदर्शन न्यूज लगातार दिखा रहा है। इन जिहादियों के निशाने पर हिंदू और हिंदू आस्था ही रहती है। महाराष्ट्र के नागपुर से एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक निकाह के दौरान जिहादियों ने गौ हत्या जैसे कुकर्म को अंजाम दिया। इन कट्टरपंथियों ने, आपको बता दें कि अपने स्वाद के लिए, या यूं कहें कि हिंदुओं को दिखाने के लिए, निकाह में खाने के लिए एक गौ की हत्या कर दी, गौवंश की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इन जिहादियों ने गौ हत्या को जहां निकाह पढ़ा जा रहा था उस मंडप के पास ही इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना की जैसे ही जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ता को लगी, उसने तुरंत पहुंचकर घटना की वीडियो बनाकर पुलिस को दी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने निकाह में मौजूद कुछ कटमुल्लों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वहां से गौ शव और हत्या के लिए इस्तेमाल किया हुआ हथियार भी बरामद किया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ ये भाईचारे की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर हिंदू आस्था के साथ कुछ कट्टरपंथी ऐसे खिलवाड़ करते हैं। महाराष्ट्र से सामने आया ये दर्दनाक वीडियो, वो आपकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और इस पर एक प्रतिक्रिया, पुलिस की जो प्रतिक्रिया है वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने मोदी गवर्नमेंट फ्री का पहले साल का पूरे साल का बजट पेश किया है, ये एक बहुत ही पढ़ाई करके और अलग अलग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिक्रिया गलत चली, लेकिन अब अगली खबर जो अगली खबर है वो बजट से ही संबंधित है। देखिए, अब करेंगे बात बजट पर। देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वित्त वर्ष 2025-2026 का बजट पेश कर दिया। इस बजट से सबसे बड़ी राहत
देश के मिडिल क्लास को मिली है। मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को राहत देते हुए इनकम टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ा दिया है। मिडिल क्लास के अलावा कृषि क्षेत्र के लिए भी सरकार ने नई योजनाओं का ऐलान किया है। बजट में देश के एमएसएमई सेक्टर के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है उसको लेकर भी मोदी सरकार ने कई ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट में मिडिल क्लास को बड़ी सौगात देते हुए न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री बनाने का ऐलान कर दिया है। इसमें 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को मिलेगा। इस तरह आम आदमी की 12,75,000 रुपए की इनकम टैक्स फ्री होगी। लेकिन फिर भी सरकार ने बजट में जो टैक्स स्लैब अनाउंस किया है उसमें 4 से 8 लाख रुपए की इनकम पर 5% टैक्स लगाया गया है। आखिर इसके मायने क्या है वो आपको समझाते हैं। इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन इनकम टैक्स कानून 1961 जो है उसकी धारा 87A में छिपा हुआ है। उसको भी आप खोज के भी पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत तो हम भी आपको आज बता देंगे। सरकार आम आदमी का टैक्स कैलकुलेशन अलग अलग इनकम ब्रैकेट्स के हिसाब से करती है, लेकिन आपका जो टैक्स बनता है उसे वसूलती नहीं है। इसे टैक्स रिबेट कहा जाता है। इसका फायदा न्यू टैक्स रिजीम के साथ साथ आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में भी मिलता है। देखिए, देश में अभी ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो खत्म नहीं हुआ है। इस रिजीम में आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होती है, लेकिन सरकार आपको 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं वसूलती। तो इस व्यवस्था में आपका 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 12,500 रुपए का जो टैक्स बनता है, सरकार धारा 87A के तहत उसको रिबेट देकर उसे वसूलती नहीं है। इस तरह अगर आपकी टैक्स फ्री इनकम 5 लाख रुपए हो जाती है, नई टैक्स रिजीम में भी सरकार ने इनकम टैक्स रिबेट के फायदे का दायरा बढ़ा दिया है। पिछले साल जुलाई में सरकार ने, आपको बता दें कि बजट में न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके स्लैब्स को चेंज किया था। एक बार आपको ग्राफिक्स फुल करके हम दिखाते हैं, फुल करके आप देखिए ताकि आप इसको पढ़ भी सकें और जान। स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ साथ 7,75,000 रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई थी। अब सरकार ने 12,75,000 रुपए तक भी इनकम टैक्स को फ्री कर दिया है। दरअसल जैसे ही आप 12 लाख रुपए की इनकम से ऊपर जाते हैं तो आपका टैक्स ब्रैकेट चेंज हो जाता है। इस तरह आपका टैक्स कैलकुलेशन फिर उसी ब्रैकेट के हिसाब से होता है। इसे टैक्स स्लैब के उदाहरण से ही समझाते हैं, आपको समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए आपकी इनकम 4 लाख रुपए है, तब सरकार आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही आप 4 लाख रुपए से 1 रुपया भी अधिक कमाएंगे तो आप 5% यानी 5% टैक्स वाले ब्रैकेट में आ जाएंगे। इस ब्रैकेट में आपका मैक्सिमम टैक्स 4 लाख रुपए पर 5% के हिसाब से 20,000 रुपए बनेगा। लेकिन 87A याद करिए, रिबेट माने पैसा वापस। लेकिन रिबेट के चलते आपको ये टैक्स चुकाना नहीं होगा। अब अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए से अधिक हो जाती है तो आप 10% यानी 10% वाले टैक्स ब्रैकेट में आएंगे। इस पर आपका मैक्सिमम टैक्स वो जो है वो भी आपको बता दें 8 से 12 लाख रुपए का जो है उसकी इनकम का 10% यानी 40,000 रुपए के आसपास बनेगा। साथ ही 4 से 8 लाख रुपए की 4 लाख की इनकम का 20,000 रुपए बनेगा, जो टोटल मिलाकर टैक्स हुआ 60,000 रुपए। लेकिन सरकार आपको इसका रिबेट देगी यानी जीरो टैक्स। जैसे ही आपकी इनकम 12 लाख से अधिक होगी आप 15% वाले टैक्स ब्रैकेट में आएंगे और आपको टैक्स रिबेट का फायदा मिलेगा। ये 12 लाख वाले को भी विस्तार से मैं समझाता हूं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और आपको बताएंगे कैसे जीरो टैक्स लग रहा है 12 लाख रुपए तक। न्यू रिजीम को याद रखिएगा, ओल्ड रिजीम को नहीं, न्यू को। छोटे से ब्रेक के बाद तो मैंने टैक्स रिजीम के बारे में बताया। अब आते हैं 12 लाख वाले मामले में। देखिए, जैसे ही आपकी इनकम 12 लाख रुपए से अधिक होगी आप 15% वाले टैक्स ब्रैकेट में आएंगे और आपको टैक्स रिबेट का फायदा नहीं मिलेगा। इस तरह आपका 12 से 16 लाख रुपए के 4 लाख रुपए पर देखिए 15% यानी 60,000 रुपए टैक्स बनेगा, जबकि इसमें जो 12 लाख तक की इनकम का 60,000 रुपए टैक्स जुड़ जाएगा। इस तरह आपका टोटल इनकम टैक्स 1,20,000 रुपए होगा। इसी तरह जैसे ही आप 16 लाख से अधिक के इनकम टैक्स ब्रैकेट में आएंगे तो आपको 20% के टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से टोटल इनकम टैक्स 2 लाख रुपए, 20 से 24 लाख के ब्रैकेट में 25% के हिसाब से टोटल टैक्स 3 लाख रुपए और 50 लाख रुपए तक की इनकम पर 10,80 रुपए का टैक्स देना होगा। अब किसानों के लिए क्या खास है, देखिए थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा हमेशा, लेकिन आप धीरे धीरे आप उसको समझ जाएंगे। अभी स्टार्टिंग है। किसानों के लिए क्या सौगात है वो भी मैं आपको बता दूं। बजट में किसानों को कई सौगात दी गई है। KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट अब 5 लाख रुपए कर दी गई है। छोटी राशि नहीं है, बड़ी है।
बिहार के लिए कई बड़े ऐलान यहां पर हुए हैं। यहां मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान हुआ है। महिलाओं के लिए भी वित्त मंत्री ने पिटारा खोला है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की 36 दवाओं को कस्टम ड्यूटी से बाहर किया गया है। अब बजट में क्या क्या मिला है वो पॉइंट्स में आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि हमारी सरकार राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करेगी। इस योजना में 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इससे 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के लिए काम कर रहे गिग कामगारों को, यानी जो किसी फिक्स जॉब में नहीं होते, इसे फ्रीलांस कह लीजिए आप, थोड़ा सा अंदाजे के लिए आपको कहते हैं, गिग कामगारों को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करके पहचान पत्र दिया जाएगा। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। 1 करोड़ गिग कामगारों को इसका लाभ मिलेगा। शहरी कामगारों के उत्थान की योजना को शहरी, गरीब और वंचित समूह की आय में इजाफा करने और बेहतर जीवन यापन के लिए लागू किया जाएगा। यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण में सहायता देने के लिए पीएम स्वानिधि योजना को बेहतर बनाया जाएगा। मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के तहत युवाओं को स्किल से लैस करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञ और साझेदारी के साथ 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग की स्थापना की जाएगी। 2014 के बाद हुई शुरू 5 आपको बता दें, आईआईटी में 6500 अतिरिक्त छात्रों के लिए शिक्षा सुविधा देने के लिए अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए आगामी 5 साल में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाई जाएंगी। भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है वो उपलब्ध कराई जाएगी। अब इस बजट पर निर्मला सीतारमण जी ने, यानी जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है वो भी आप जरा सुनिए। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Taxpayers, I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. वहीं इस बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल क्लास और किसान और छोटे उद्यमियों के साथ ही देश के मेक इन इंडिया ट्रैक के लिए बेहतर बताया। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने वो भी सुनिए। भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है, करेगा। आज देश विकास भी विरासत भी इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए। अब आपने ये तो जान लिया कि इस बजट में 12 लाख तक इनकम वालों के लिए बड़ी सौगात है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि इस बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा है। चलिए ये भी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे, क्या सस्ता हुआ है क्या महंगा। ये लीजिए, आपको फुल करके ही दिखाएंगे। बजट में कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो सस्ते हुए हैं, ये यहां पर अच्छा है। और क्या सस्ता हुआ है फटाफट आपको दिखाएंगे। कैंसर की दवाइयां, ईवी और मोबाइल बैटरी इसमें सस्ती हुई हैं। चलिए और आगे फटाफट आपको दिखाएं। एलईडी स्मार्ट टीवी, लेदर का सामान सस्ता हुआ है, यानी टीवी लेने वाले हैं तो खुश हो जाइए। और क्या है, भारत में बने कपड़े, मेड इन इंडिया कपड़े और इलेक्ट्रिक कार, ये लेना है तो खुश हो जाइए। और क्या है, लिथियम आयन बैटरीज के लिए और मेडिकल उपकरण, ये भी अच्छी एक पहल कह लीजिए मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए भी। और फिर महंगा क्या है, सिगरेट तंबाकू से बने उत्पाद, सोना और चांदी यहां पर महंगा है। और क्या है, महंगा इंपोर्टेड गाड़ियां, जो बाहर से गाड़ियां, लग्जरी सामान, ये महंगा हुआ है। और क्या है, ये आपको प्रतिक्रियाएं भी, अब चलिए प्रतिक्रियाएं भी सुनाते हैं। उसके बाद असम की आ रही है, तो असम, पंजाब का तो नामो निशानी है। वो किसान धरने में बैठे 4 साल से एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए। किसान के लिए क्या मखाना बोर्ड, ये बोर्ड, वो बोर्ड। सो किसानों के विरुद्ध एक बजट था और किसान जो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी तो कुछ सुनी नहीं गई, तो दुख है।
मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में? तो जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो सारे देश के लिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन बैसाखियों पे सरकार चल रही है उन बैसाखियों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने बाकी मुल्क की जो विकास है उसको बिल्कुल दांव पे लगा दिया है। जहां तक बजट पे आए, ये वही पुराना बजट है जो पिछले 10 सालों से हम सुनते आ रहे हैं, जहां पर शब्दों के अलावा न गरीब को कुछ मिलता है, न किसान को कुछ मिलता है, न मध्यम वर्ग को कुछ मिलता है। विभिन्न टैक्स के जो प्रपोजल्स आते हैं, नतीजे आते हैं, वो सिर्फ बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों को फायदा दिलाता है। अब जनता के हित में बजट हो और विपक्ष को रास ये आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये बजट सिर्फ जनता के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी एक मजबूत और सकारात्मक बजट है। वो कैसे, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बजट के 5 मुख्य बिंदु बताते हैं। साथ ही बुजुर्गों के लिए क्या खास है इस बजट में वो भी आपको बताते हैं। विकास में तेजी लाना, ये इसका फायदा है। इसमें 5 मुख्य बिंदु में विकास में तेजी लाना, सुरक्षित समावेशी विकास करना, ये इसमें खास है। और क्या है, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना। और क्या है वो भी आपको बता दें, घरेलू खर्च में वृद्धि करना। ये देखिए ये इसमें बेनिफिट के हिसाब से। और लीजिए क्या खास है, मध्यम वर्ग के खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना। ये 5 क्षेत्र जो यहां पर फोकस है। इसमें बुजुर्गों के लिए भी क्या खास वो भी आपको बता देते हैं, वो भी चलिए आपको उसके बारे में बताते हैं। अब देखिए बुजुर्गों के लिए क्या है खास। आम बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। क्या ऐलान है वो आपको बताते हैं। बुजुर्गों के लिए क्या, बुजुर्ग भी बहुत गहनता से देख रहे हैं कि बजट कैसा था। हर जगह उनको भी रखता है कि हमारे लिए क्या, ब्याज पर ये लीजिए 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह टैक्स फ्री हो गई, ये बड़ा ऐलान है। और क्या है वो भी आपको बता देते हैं। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भी बुजुर्गों वाली कहानी भी हमने आपको विस्तार से बताई। एक आध और पॉइंट, देश में 200 कैंसर डे केयर सेंटर बनेंगे बुजुर्गों के लिए। चलिए और भी अगर इसमें कुछ है तो वो भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे, ये इसमें खास है। बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ लाभदायक है मेडिकल के लिहाज से। अब इस बजट पर योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्रियों की क्या राय है वो भी आपको सुनाते हैं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज देश की संसद में देश का 2025-26 का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह आम बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों की एक आधारशिला है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान का बजट बताकर 4 अक्षरों में से परिभाषित किया है। जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। यानी इन 4 महत्वपूर्ण आयामों को ध्यान में रख करके एक विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10.5 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ी है। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बजट से जुड़ी खबर, कुंभ से जुड़ी खबर, सारी खबरें हमने आपको बता दी हैं। योगी आदित्यनाथ जी का रिएक्शन भी, प्रतिक्रिया भी सुनाई है। अब पन्नू की बात करते हैं, खालिस्तानी आतंकी पन्नू की। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के भारत विरोधी मंसूबों को एक बार फिर करारा झटका लगा है।
केंद्र सरकार ने सिख फॉर जस्टिस एसएफजे पर लगाए गए प्रतिबंध को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। ये वही संगठन है जो भारत को तोड़ने और देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिशों में जुटा था, लेकिन पन्नू की ये चाल एक बार फिर फेल हो गई है। गृह मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि एसएफजे ने मणिपुर में तमिल, मुस्लिम और ईसाई समुदायों को भड़काने की साजिश रची थी। इसके अलावा यह आतंकी संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के खिलाफ भी धमकी भरे संदेश भेजने में शामिल था। रिपोर्ट में यह भी सामने कहा गया है कि एसएफजे किसानों, दलितों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को भड़काने के लिए फंडिंग करता रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की कड़ी कार्रवाई ने पन्नू की हर कोशिश को नाकाम कर दिया। आतंकी पन्नू, जो खुद विदेशों में बैठकर भारत को अस्थिर करने के ख्वाब देखता है, अब अपने ही खतरनाक जाल में फंस चुका है। उसकी दहशतगर्दी की दुकान पर ताला लगने का सिलसिला जारी है, लेकिन फिर भी वो अपनी बुनियादी धमकियों से, बेबुनियाद धमकियों से सुर्खियों में बने रहने की कोशिश करता है। गौरतलब है कि एसएफजे को पाकिस्तान से भी समर्थन मिलता है। वो तो मिलना ही है, लाजमी है, बिल्कुल। एक दुश्मन जो है वो एक साथ ही है सारे भारत के, आपको बताएं। और यहां ये संगठन जो है गैंगस्टर और आतंकी और कश्मीरी अलगाववादियों से लगातार संपर्क में रहा है। भारत को तोड़ने की हर चाल अब तक असफल रही है और इस बार भी सरकार ने साफ कर दिया है कि आतंकी मंसूबों को किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि विदेशों में छिपा ये आतंकी अपनी अगली चाल कब चलेगा और सरकार उसे कैसे मुंहतोड़ जवाब देगी। लेकिन इतना तो तय है कि पन्नू की हर नई साजिश के साथ उसकी पुरानी नाकामियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। कोशिश बहुत थी भड़काने की, लेकिन अब वो फेल बार बार हो रहा है और मैं तो कहूंगा जल्द ही ऐसे आतंकियों का अंत होना चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए इनको और इनको इनके मुकाम तक पहुंचाना चाहिए, सजा होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे दीजिए, समय इतनी अनुमति देता है। मुद्दे और थे, खबरें और भी थी, लेकिन कोई बात नहीं, कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। आज्ञा दीजिए मुझे शिवम दत्त मेहता को, मेरी और मेरी पूरी प्रोडक्शन और एडिटोरियल टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।